हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए गणित का टेस्ट पेपर 9 कवर करेंगे और ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 55,055 को 11 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा। देखिए 11 एकम 11, ये पूरी संख्या कट जाएगी 11 से, पूरी तरह से विभाजित है। तो 11 पच्चीस 55 पे भाग नहीं जाएगा तो शून्य, फिर भाग नहीं जाएगा एक बार और, तो शून्य लिखेंगे। 11 पच्चीस 55, मतलब यहाँ पर भागफल आएगा 5005। देखिएगा, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें 8749 लड़कियाँ थीं, बताइए कितने लड़के थे। तो यहाँ पर घटा देंगे। देखिएगा 13 में 9 घटाएंगे 4, यहाँ 12 में 4 घटाएंगे 8, यहाँ पर 15 में 7 घटाएंगे 8 और यहाँ 14 में 8 घटाएंगे 6। तो 6884। 25 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो 25 के यदि गुणनखंड देखें तो 5 गुणे 5, 5 पचम 25, और 20 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है 5, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 1। एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व यानी पहली ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। यदि उसको 125 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो तीसरी बार में वह कितनी ऊंचाई पर उछलेगी। तो देखिएगा तीसरी बार पूछ रहा है, तो पहले देखिएगा जब 125 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो ये 4/5 भाग उछलेगी। तो मतलब पहली बार में इसकी ऊंचाई रह जाएगी। देखिएगा 5 एकम 5, 25 पंचे 125, तो 25 चौको 100 मीटर। फर्स्ट बार जब उछलेगी तो ऊंचाई रह जाएगी उसकी 100 मीटर। अब जब 100 मीटर का सेकंड बार निकालेंगे तो 100 गुणे 4/5, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80 मीटर। सेकंड बार में रह जाएगी उसकी ऊंचाई 80 मीटर तक उछलेगी। अब तीसरी बार 80 का फिर से 4/5 निकाल लेंगे तो तीसरी बार देखिएगा उछलेगी 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 16 चौको 64 मीटर। ये इसका आंसर होगा। 2 गुणे 3 धन ब्रैकेट में 2/3 माइनस 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 होगा, फिर प्लस यहाँ पर हर समान है तो अंश को सीधा सीधा घटा लेंगे तो 1/3 ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी। तो 6 3 18, 1 19, 19/3 इसका सोल्यूशन होगा। मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग रह गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कुल पूंजी 1 यदि माने टोटल, तो ये जो भिन्न में दिया है तो पहले इसको जोड़ लेंगे कि कितना वितरित किया। तो 1/4 को समान किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसको भी 24 बनाया जा सकता है, तो 4 छंग 24, और यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे, इसको 3 8 24। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 8 3 24, तो अंश में मतलब सभी के हर को 24 बनाया जा सकता है। 14 3 17, 17 बटे हर में 24 है, तो ये इतना पार्ट वितरित कर दिया 1 का। अब कुल उसके पास बचा तो शेष हो जाएगा 1 माइनस 17 बटे जब 24 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 एकम 24, इतने पर आ जाएगा 7/24। 24 में 17 घटाएंगे तो 7, 7/24। तो जो उसके पास बचा तो 7/24 भाग बचा पूंजी का। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 987 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी जोड़ने या घटाने की चर्चा करें तो दी गई संख्या का भाग से वर्गमूल निकालेंगे और भाग से एक स्टेप अधिक बार पढ़ना पड़ेगा। यदि एक बार जा रहा है तो हमें पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसको इतने यहाँ पर ऐसा अंक लिखें कि गुणा करने पर 87 से ज़्यादा आ जाए, एक भी अधिक आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 62 दूनी 124। अब यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ भी रखेंगे, ये तो 14 में 7 घटाएंगे 7 और 11 में 8 घटाएंगे 3। यहाँ पर 124 में जब 87 घटाएंगे तो 37 बचा। यही अभी संख्या होगी। इस संख्या को जोड़ दिया जाए 987 में तो पूर्ण वर्ग बन जाए, और यहाँ ये 64 है तो इससे कोई मतलब नहीं है जोड़। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.000729 का मान क्या होगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अंदर वाली संख्या को हल करते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल में दशमलव स्थान में देखिए यहाँ 6 अंक है तो 3 अंक रखेंगे, तो मतलब इसका उत्तर निकलेगा क्यूब रूट ऑफ 729 का वर्गमूल होता है 27, और एक शून्य यहाँ पर रखेंगे, मतलब दशमलव स्थान में 3 अंक रखना है तो एक शून्य लगाएंगे। अब इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव स्थान में 3 अंक है तो घनमूल में 1 अंक रखेंगे, तो यहाँ पर 27 घनमूल 3 होता है तो 0.3 इसका उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरल करो। तो यहाँ पर देखिएगा जब फर्स्ट का सल्यूशन लिखेंगे तो 64 की पावर माइनस को जब प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो ये आधार वाली संख्या का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे। तो 64 का उल्टा 1/64 यहाँ पर हो जाएगा और घात में हो जाएगा 1/6।
अब ये घात को दोनों में, आंसर दोनों में लगाएंगे, मतलब 1 की घात 1/6 और बटे 64 की घात भी 1/6। ये इसका तरीका होता है। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 1 की घात है जितना लिखें तो वैल्यू 1 ही होती है, बटे 64 को लिखेंगे 2 की घात 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और ये 1/6, तो 6 कैंसिल, घात की घात है तो गुणा करेंगे आपस में, तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। और जो सेकंड वाला है देखिए 512, इसकी घात में दिया -2/9, तो इसको लिखेंगे, देखिए ऋणात्मक है, घातांक तो धनात्मक बदलना है, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा, तो 1/512 होगा और यहाँ पर घात में हो जाएगा धनात्मक, मतलब 2/9 प्लस का हो जाएगा। अब ये 2/9 दोनों में लगाएंगे, अंश और हर दोनों में, तो 1 की घात 2/9 और बटे 512 घात 2/9। तो जब 1 की घात 2/9 लिखेंगे तो ये तो वैल्यू 1 ही होगी और ये 512 होता है 2 की घात 9, 2 को जब 9 बार आपस में गुणा करेंगे तो 512 आएगा, ये 2/9, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 9, तो 2 स्क्वायर 4 होगा, मतलब इसका आंसर आएगा 1/4। ऐसे सॉल्व करेंगे। 75 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए पुराना औसत 35 दिया है और पुराने औसत में ही 5 की वृद्धि कर देते हैं, तो नया औसत हो जाएगा 35 5 40। इस तरह इसको सॉल्व कर। दो संख्याओं का महत्तम व लघुत्तम 13 व 1989 है, उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब सेकेंड नंबर इसमें फाइंड करना है, दूसरी संख्या, तो उसके लिए लघुत्तम और महत्तम का गुणा करके और पहली संख्या से भाग कर देंगे, मतलब 13 गुणे 1989 और बटे 117। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13 1 कम 13, 13 नहीं है 117, फिर 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, फिर 1 18 हुआ, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, तो मतलब 221 होगी। इस तरह से यदि 10 20 यक्स 40 एक समान अनुपात बनाते हों तो यक्स का मान क्या होगा। यहाँ देखिएगा 10 20 यक्स और 40 ये समानुपात में है। जब भी समानुपात में हो तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता करेंगे, तो 20 1 कम 20, 20 दूनी 40, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 दूनी 20। इस एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, जबकि दोनों विषयों में 25% अनुत्तीर्ण रहे। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो देखेंगे 45% हिंदी में अनुत्तीर्ण, 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, और दोनों में 25% अनुत्तीर्ण। तो जब तीनों के लिए अनुत्तीर्ण दिया है तो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लेंगे। कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालने के लिए ये जो अलग अलग वैल्यू दी है उसको जोड़ के 45 + 35 और माइनस कर देना है कॉमन वाली वैल्यू 25%, तो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा। फिर 100 के अकॉर्डिंग कुल उत्तीर्ण का निकाल लेंगे, तो यहाँ 40 30 70 10 80, 80 - 25, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी देख 55%। फिर कुल अनुत्तीर्ण 55%, तो कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत यहीं से निकाल लेंगे। अब कुल उत्तीर्ण कितने % होंगे तो देखिएगा 100 में माइनस करेंगे यहीं पर 45%, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 आदमी 10 दिन में 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना सकते हैं, तो 6 किलोमीटर लंबी सड़क 15 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आदमी और दिन, इसको वैल्यू ऊपर लिखेंगे 12 आदमी 10 दिन में, और ये जो सड़क की लंबाई दिया है 3 किलोमीटर, तो इसको लिखेंगे वैल्यू नीचे। तो नेक्स्ट में देखिएगा अगले सेंटेंस में इसी में 6 किलोमीटर लंबी एक सड़क 15 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, तो 15 आदमी और यक्स दिन लिख लेंगे और सड़क की लंबाई 6 किलोमीटर, तो नीचे वैल्यू लिखेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ से देखिएगा 3 5 15, 3 चौक 12, फिर यहाँ से 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो इसमें अब कुछ नहीं करना, तिरिया गुणा करना है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 चौक 16, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, तो 16 दिन में बना पाएंगे। बी की क्षमता ए की तिगुनी है, किसी काम को पूरा करने में ए को बी से 12 दिन अधिक समय लगता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर एक टेबल पहले बनाएंगे, टाइम इनटू स्पीड, टोटल वर्क। अब ए और बी ये अलग अलग अकेले अकेले वैल्यू होगी, या दोनों मिलकर यदि करते हैं काम तो एक साथ ए + बी। अब यहाँ पर देखिएगा का स्पीड दिया है, बी की क्षमता ए की तिगुनी है, तो बी की क्षमता ए से तिगुनी, तो ए की स्पीड 1 तो बी की 3 हो जाएगी। तो स्पीड यानी क्षमता में कार्य क्षमता में अनुपात 1:3, तो टाइम में हो जाएगा उल्टा जस्ट इसका 3:1, क्योंकि कार्य क्षमता और समय में विपरीत अनुपात होता है, तो इसका जब 1:3 तो समय का 3:1। अब देखिएगा कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में ए को बी से 12 दिन अधिक समय लगता है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस यहाँ 2 का है। देखिएगा 3:1 दिया था,
और यहाँ पर टाइम में अनुपात में यहाँ अंतर 2 का है और यहाँ पर 12 दिन अधिक समय लगता है, तो 2 बराबर 12 के होगा तो 1 बराबर हो जाएगा 6। तो मतलब ए करेगा जब 1 बराबर 6 तो ए को लगेगा टाइम 6 3 18, यहाँ पर वैल्यू इसकी जगह लिख देंगे 18 दिन में, और बी करेगा 6 दिन में किसी काम को अकेले। लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर 18 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा जो कि टोटल वर्क के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल वर्क तो 18 आ गया, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो दोनों की स्पीड कुल 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क अपान स्पीड कर देंगे, मतलब 18/4। तो भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 2 9 18। अब इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे तो 2 चौको 8 4 बार जाएगा, 4 सही 1/2। और यहाँ पर दिन है तो यहाँ दिन लिखेंगे, तो 4 सही 1/2 दिन। एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु के योग का दुगना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी, तो बहुत सरल है, इसको देखिएगा शॉर्टकट लगाएंगे। ये पिता और 5 बच्चे हैं तो सन मीन्स पुत्र, तो S1 S2 प्लस S3 प्लस S4 और प्लस S5। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर है वर्तमान में। तो यदि बच्चों की आयु का योग 1 मान लें तो पिता की भी आयु 1 होगी, तो मतलब वर्तमान में अनुपात 1 हो गया। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु से दुगना हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद यदि पिता की आयु 1 माने तो यहाँ पर दुगना कर देंगे, मतलब 2, और 15 वर्ष में यहाँ पिता में तो 15 वर्ष का अंतर होगा, लेकिन यहाँ 5 पुत्र हैं तो 15 गुणे जब 5 करेंगे या 15 को 5 बार जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। सभी में 15 का डिफरेंस आ जाएगा, तो टोटल 75 का डिफरेंस इधर आएगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना, तिरिया गुणा करके घटाना है तो 1 की वैल्यू आएगी 1 अनुपात की। तो देखिएगा 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बराबर यहाँ 75 एकम 75 माइनस 15 दूनी 30। तो 75 में 30 घटाएंगे, यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बराबर 45। अब यहाँ पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु का अनुपात में तो 1 ही है, 1 बराबर 45 आ गया, तो यही होगी वैल्यू 1 बराबर 45 वर्ष। यही हमें फाइंड आउट करना था। 13,200 रुपये पर 2 पैसे प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर मूलधन 13,200 है गुणे दर दिया है 2 पैसे प्रति रुपये, तो यहाँ पर दर 2% की दर से, और 2 मास का निकालना है तो 2 गुणे 2 करेंगे, टाइम 2 मास दिया है बटे 100। तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 132 गुणे जब 4 करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 4 एकम 4 1 5, 528 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपये का 16% वार्षिक दर से 9 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब ब्याज की गणना तिमाही हो, ये तिमाही शब्द जोड़ा है, तो दर को 4 से भाग करेंगे, दर हो जाएगी 4%, वो भी तिमाही। समय को ध्यान रखेंगे, समय को 4 से गुणा करेंगे, दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा। तो यहाँ टाइम जब निकालेंगे यन का मान, तो देखिएगा 9 माह दिया है तो इसको वर्ष में जब चेंज करेंगे तो भाग करेंगे 12 से, तो वर्ष में चेंज हो गया, गुणा करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 4 3 12 3 एकम 3 3 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिमाही। 9 माह दिया है तो 3 तिमाही बनेगा, तो यन की वैल्यू तो 3 आ गई। अभी इसमें देखिएगा सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे यहाँ पर, तो अमाउंट निकालने के लिए देखिएगा अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट निकालने के लिए P इंटू मतलब 20,000 गुणे यहाँ पर दर 4% है इसलिए 104% हो जाएगा बटे 100, और इसको 3 बार गुणा करेंगे 104/100 फिर गुणे 104/100। यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 2 शून्य यहाँ से भी कैंसिल आउट, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, 2 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 104 और भाग कर देंगे 100 से। तो पहले तो इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 22,49,728 और भाग कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिएगा जब 0 हटाएंगे 2 शून्य तो दशमलव यहाँ लगेगा, मतलब 22,497.28 रुपये तो अमाउंट हो गया। अब CI जब निकालना होता है तो CI बराबर होता है फार्मूला A माइनस P। ए की वैल्यू दिया है अमाउंट की, यहाँ पर लिख देंगे 22,497.28 में जब घटाएंगे 20,000 तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी
2497.28। यहाँ पर वैल्यू 2497.28 रुपये। इस तरह इसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़का अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वह स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें सिंपल इसको देखेंगे, पहले स्पीड लिखेंगे। ये दो स्पीड दी है, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और इसके बाद 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये स्पीड में अनुपात बन जाएगा 4:3। तो टाइम में जस्ट अपोजिट होता है, स्पीड और टाइम में रेशो अपोजिट विलोम हो जाता है, तो 3:4। अब यहाँ पर देखिएगा टाइम में डिफरेंस है 1 का, यहाँ पर समय में अंतर 1 का है, लेकिन यहाँ पर पहले 10 मिनट पहले पहुँचता है और ये 10 मिनट लेट पहुँचता है। तो 1 बराबर हो जाएगा, ये 10 और 10 जुड़ जाएगा जब इस तरह कंडीशन हो, पहले और लेट, तो यहाँ जोड़ेंगे तो बराबर 20 मिनट। 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ टाइम 3 अनुपात है तो 3 बराबर 20 तिहाई 60, या 3 गुणे 20 करेंगे तो यहाँ तो 60 मिनट हो जाएगा। और इधर 4 बराबर हो जाएगा 20 चौक 80 मिनट, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर किसी एक वैल्यू को ले लेंगे, मतलब किसी एक की स्पीड और टाइम ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिएगा स्पीड दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लगा 60 मिनट, तो यहाँ 60 मिनट टाइम रख देंगे। और ये मिनट है तो इसको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, तो 60 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, स्कूल से घर के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, वही एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलें तो चाल हमेशा जुड़ती है, तो चाल तो जुड़ जाएंगी और दूरी के लिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। तो यहाँ पर स्पीड के लिए पहले जोड़ देंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एवरेज स्पीड होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस के लिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को जोड़ेंगे तो 60 मीटर प्लस 120 मीटर है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 180 मीटर। अब यहाँ पर टाइम निकालना, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू दिया है दूरी 180 मीटर और स्पीड दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से यहीं पर गुणा कर देंगे, क्योंकि ये इकाई मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसलिए इसको सेम करना है यूनिट। अब 18 एकम 18, 18 छक्का 108, यहाँ पर 6 आएगा। अब यहाँ 6 एकम 6, 6 त्रिक 18 और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो यहाँ वैल्यू सेकंड में आएगी 6 सेकंड, मतलब टाइम लगेगा 6 सेकंड। शांत जल में एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव नदी में ए से बी बिंदु तक जाती है और उसी ए बिंदु पर वापस आ जाती है, तो कुल उसे 4 घंटे का समय लगता है। तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल दिया है, नाव की चाल को लिखेंगे यहाँ पर बोट स्पीड, बोट मीन्स नाव होता है, तो बोट स्पीड दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पर धारा की स्पीड दिया है, धारा की चाल मतलब फ्लो स्पीड दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें धारा की दिशा में चाल मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये दोनों निकालना है। तो जब भी बोट स्पीड फ्लो स्पीड दिया हो तो जब डाउन स्ट्रीम निकालेंगे मतलब धारा की दिशा में चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में घटेगी चाल दोनों की, नाव और धारा की, तो यहाँ घटाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड औसत चाल। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर एक डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला होगा इसी के द्वारा, तो 2 गुणे 6 गुणे 2, यहाँ 6 और 2 दिया हुआ है, बटे 6 प्लस 2। तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 6 गुणे 2 और बटे 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर टाइम भी दिया है, देखिए आने और जाने में कुल समय 4 घंटे का लगता है, तो एक बार का टाइम लिखेंगे, टाइम लिख लेंगे यहाँ पर 2 घंटे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब टाइम भी मिल गया और स्पीड भी मिल गया, स्पीड और टाइम, तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि ए और बी बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है 2 घंटे, तो टोटल हो जाएगा 2 तिहाई 6 किलोमीटर। डिस्टेंस ए और बी बिंदु के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहले टोटल 100 था और जब 20% किसी वस्तु पर बट्टा देंगे तो बचेगा 80%, तो 80/100 और फिर पुनः जब 25% का बट्टा देंगे तो वैल्यू बचेगी 75%, तो 75×100 और देखिए लास्ट में एक और बट्टा देता है 10% का तो वैल्यू बचेगी 90%। बट्टा का मतलब कमी होगी बट्टा देने पर, तो 90/100। अब देखिए 100 था, कितना बचता है, तो एकमात्र बट्टा निकल आएगा, तो यहाँ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अभी 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 और यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट। 25 × 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपस में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 दूनी 54। यहाँ पर वैल्यू आ गई 54। 100 मान के चले थे, वैल्यू आई 54। तो यहाँ पर जो बट्टा कमी आई तो देखिएगा समतुल्य बट्टा, तो 100 माइनस जब 54 करेंगे तो 46%, समतुल्य बट्टा हो जाएगा 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। यदि वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पार्क बना हो तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको डायग्राम से समझेंगे। देखिएगा एक वृत्ताकार मैदान है और इसकी त्रिज्या दिया है यहाँ पर 14 मीटर, तो ये तो आंतरिक वृत्त हो जाएगा। अब जब पार्क बनाएंगे तो देखिएगा 7 मीटर चौड़ा पार्क है, तो यहाँ 7 और जोड़ देंगे तो बाहरी वृत्त एक बनेगा पार्क सहित। तो देखिएगा पार्क सहित जब बाहरी वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 7 21 मीटर, ये टोटल हो जाएगी 21 मीटर बड़े वृत्त। तो पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये बीच का, तो बड़े वृत्त के बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या r1 और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r2, ये r2 का मान है, ये r1 का मान है। तो देखिएगा जब भी पार्क का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई r1 स्क्वायर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई r2 स्क्वायर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। पाई कॉमन है, r1 की वैल्यू 21 है तो 21 स्क्वायर माइनस r2 की 14 है, 14 स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 22/7 और यहाँ देखिएगा 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, यहाँ सरसंख्या लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में जुड़ेगा एक a प्लस b और एक ब्रैकेट में घटेगा a माइनस b, तो ये सरसंख्या यहाँ पुट कर देंगे तो वर्ग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 21 में 14 घटेगा तो 7 आएगा, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, इसकी वैल्यू अब यहाँ वैल्यू बचेगी 22 गुणे और 14 21 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 35। अब 22 गुणे जब 35 करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा गुणा करके 22 पंचे 110 हासिल 11, 22 × 66 11 77, तो 770 मीटर स्क्वायर होगा पार्क का क्षेत्रफल। ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक घनाभ की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ABC ये भुजाएं हैं, यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे तो स्क्वायर रूट आप देखिएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पर अब जब वर्ग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 12 का वर्ग 144 और इनको तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 169 हो जाएगी जोड़ने पर। 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 13 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 m³ प्लस 27 n³ का गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ पर सरसंख्या लगेगी। देखिएगा 64 m³ को लिख सकते हैं, 4 का घन 64 होता है तो 4 m का होल क्यूब और प्लस 3 का घन 27 होता है तो इसको लिख सकते हैं 3 n का होल क्यूब। यहाँ एक सरसंख्या होती है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी सरसंख्या में हमें वैल्यू पुट कर देना है a और b के मान। तो देखिए सरसंख्या से एक ब्रैकेट में 4m प्लस 3n हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में 4m स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर हो जाएगा प्लस मतलब a स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस a इंटू बी मतलब 4 × 12 mn, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 mn और प्लस बी स्क्वायर है तो मतलब 3n का होल स्क्वायर तो 9n स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू। ये इसका सल्यूशन होगा, यहाँ माइनस है ध्यान रखेंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 व 25 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर रूट में 9 गुणे 25 कर देते हैं और इनका वर्गमूल निकाल देंगे तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 होगा गुणोत्तर माध्य। इस तरह डायरेक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट
किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 15 है और उनका गुणनफल 54 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्याएं a और b मानेंगे, तो इनका अंतर यदि देखें तो 15 दिया है, जो दिया है पहले लिख लेंगे, और उन्हीं का गुणनफल 54 है, मतलब a इंटू बी बराबर दिया है 54। अब उनके वर्गों का योग निकालना, तो इसी का पहले फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, या कि फिर वर्गों का योग का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो देखिएगा वर्गों का योग डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ a माइनस बी दिया है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस 2 गुणे a इंटू बी दिया है 54। इसी सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका से इस वैल्यू को रखेंगे। अब 15 का वर्ग 225 और प्लस 54 गुणे 2 करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 225 और 108 जोड़ेंगे तो यहाँ 333 होगा इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है और उनका योग 16 है तो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो यदि दूसरी संख्या 1 तो पहली इसकी 3 गुना तो 3 हो जाएगी। अब यहाँ अनुपात में तो लिख लिए, अब अनुपातिक योग आ रहा है 4, लेकिन कह रहा है कि उनका योग 16 है, तो 4 बराबर 16, तो एक अनुपात की वैल्यू 4 होगी, 4 चौक 16। तो यहाँ पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणे 4 करेंगे तो 12, 3 चौक 12, और ये एक बराबर यहाँ 4 ही रहेगा, तो दूसरी संख्या 4, तो संख्याएं 12 और 4 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को अनुपात में भी काटती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू आएगी 129 और बटे करेंगे 10, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12.9। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आर्मी का सॉल्व पेपर, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, सभी ट्रेड्स के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का साइंस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।